find the value of pi, है ना, with the help of Monte Carlo simulation. We have used Monte Carlo simulations in the determination of the value of pi, number one. Number two, और क्या किया हमने Monte Carlo simulation में? इसके अलावा we have found the area of an irregular figure. है ना? तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द Monte Carlo simulations, what are the applications of Monte Carlo simulations? ठीक है, तो आप बता सकते हैं Monte Carlo simulation can be used in the determination of the value of pi. They can be used in finding the area of an irregular figure. And number third, any other use? They can be used in finding the integral, है ना, कल हमने क्लास में इंटीग्रल किया था, इंटीग्रेशन 2 to the power 5 x cube dx. किसी और इंटीग्रेशन को भी हम फाइंड कर सकते हैं, बताओ इसको कर सकते हैं क्या? 0.2 to 0.9 sin x dx. बताइए क्या इस इंटीग्रल को हम Monte Carlo सिमुलेशन से फाइंड कर सकते हैं? यस और नो? एनी आइडिया? यस सर, कर सकते हैं। बताइए प्रोसीजर कैसे करेंगे? Sin x is a continuous function, so we can find out it by Monte Carlo. हाँ, so you can plot this function, है ना, and you will generate how many random numbers? You will generate two random numbers, one for x and one for sin x. sin x का ग्राफ कैसा होता है आपको पता है ना? यस सर, साइनसॉइडल होता है सर, 0 to 1 वैरी करता है, मतलब -1 से 1 वैरी करेगा सर। हाँ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? -1 होगी। और इधर आपका एंगल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, यही मतलब है ना? तो एंगल यदि डिग्रीज में आप लेंगे तो किस तरह से आएगा? 0, 90, 180. This is 90. Then it is 270. Then this is how much? 360. So this is one cycle for this. So here x is not in radian, not in degrees. It is in radians. So 0.2 radian to 0.9 radian. है ना? तो ये रेडियन के फॉर्म में है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है ना, तो टेक इट एज सम असाइनमेंट। Monte Carlo की हेल्प से आप इसे कैसे करेंगे, इस पे आप सब अपना दिमाग मारिएगा और मुझे भेजिएगा, ठीक है? कुल मिलाकर Monte Carlo simulations can be used in finding the value of the integral. और कोई यूज? हाँ, यस सर, ये इंटीग्रल जो आपने कल रैंडम नंबर्स दिए थे वो करके देखे थे सर, तो उसमें सर 6 इन आ रहे थे और 12 आउट आ रहे, 14 आउट आ रहे थे। 12 कितने? हाँ, 6 क्या आ रहे थे? इन सर 8 इन आ रहे थे, 12 सर 8 इन थे सर, 8 इन थे, लेकिन जब करके देखे थे तब 6 आ रहे थे सर। तो अभी देखो, कल आपने मान लो किसी ने किया है, उसके 8 इन आए हैं, 12 आउट आए हैं, है ना? और अभी आपने करके देखा 6 इन आए आपके और 14 आउट आए, है ना? तो यदि रैंडम नंबर्स वही हैं, रैंडम नंबर्स तो सेम है, हमने चेंज तो की नहीं है। यस किए हैं क्या? वी हैव नॉट चेंज्ड, रैंडम नंबर्स आर सेम, है ना? तो फिर आंसर दो नहीं आ सकते हैं, या तो इस आंसर में मिस्टेक है या फिर इस आंसर में मिस्टेक है। हाँ बोलो। वो आपने बताए थे ना कि 8 इन आ रहे हैं एंड 12 आउट आ रहे हैं, तो हाँ, समझ में नहीं आया कि कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जब करके देखे तो वो 6 ही आ रहे हैं। मैंने डबल क्रॉस चेक भी कर लिया सर। क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है? तो आप ऐसा करिए ना, आपने जो सॉल्यूशन किया,
यस ठीक है, सर, उस सॉल्यूशन को मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसमें कुछ करना नहीं था। हाँ, खैर जो भी है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये 6 गलत है, 8 गलत है ना, ये तो चेकिंग से पता चल जाएगा। R1 एक रैंडम नंबर है, R2 एक रैंडम नंबर है, और आप R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, और यदि ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लेस देन 1 है, तब तो आप कह रहे हैं वो इन है, और यदि वो ग्रेटर देन 1 है, तब आप कह रहे हैं आउट है। यही कंसेप्ट था ना हमारा कल? यस सर, हाँ भाई, यस सर, है ना। तो इस कंसेप्ट से आप मुझे ये वाली टेबल भेज देना, ठीक है। यस सर, यस सर, आपने किया है, आप मुझे ये टेबल भेज देना, और उस टेबल में आप मेंशन कर देना कि इतनी ये लेस देन 1 है, लेस देन आउट है, तो अपने आप पता चल जाएगा यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो, ठीक है। ओके सर, तो उसको आप भेज दीजिएगा, 8 वाले भी भेज दीजिएगा, 6 वाले भी भेज दीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 8 वालों से टेबल मंगा लो, 6 वाली टेबल आपके पास ऑलरेडी है, आप दोनों टेबलों को मैच कर लो, आपको अपनी गलती कुछ खुद ही समझ में आ जाएगी। या यस तो सर, आपकी गलती होगी तो समझ में आ जाएगी, और यदि उनकी गलती होगी तो आप उन्हें समझा दोगे, यस है ना। सर, तो ये यू कैन डू इट, अपने आप कर सकते हैं, ओके सर। तो कोई इशू नहीं है। चलिए, तो और क्या किया था हमने लास्ट टाइम, बताइए। तो मॉन्टे कार्लो के सिमुलेशन के एप्लीकेशन, पाई निकालने में, इंटीग्रल निकालने में, एरिया ऑफ द इर्रेगुलर फिगर निकालने में, है ना। तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस कैन आल्सो बी यूज्ड इन हैंडलिंग द अनसर्टेनिटी, इन हैंडलिंग द अनसर्टेनिटी। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे वैल्यू ऑफ पाई निकालना है, तो उसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है ना, तो डिटरमिनिस्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है। एरिया ऑफ द इर्रेगुलर फिगर है, वो कोई भी डिटरमिनिस्टिक प्रॉब्लम है ना, इट इज नॉट अनसर्टेन, राइट। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल है, वो भी फिक्स है, दैट इज डिटरमिनिस्टिक प्रॉब्लम। तो अभी तक हमने जितना भी सिमुलेशन किया वो डिटरमिनिस्टिक प्रॉब्लम पे किया। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू फोकस आवर स्टडी ऑन दी अनसर्टेन प्रोसेस, और यू कैन से स्टोकेस्टिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस? स्टोकेस्टिक प्रोसेस विच आर अनसर्टेन। तो इसके लिए एक हम ले लेते हैं ड्रिंकिंग मैन प्रॉब्लम, वॉक प्रॉब्लम, है ना। तो अब हम रैंडम वॉक प्रॉब्लम को भी शुरुआत कर देते हैं। तो रैंडम वॉक प्रॉब्लम, ठीक है। अब पहले तो आप प्रॉब्लम को समझिएगा, है ना। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन दैट, ठीक है। तो एक ड्रिंकिंग मैन है, और उसकी मूव्स को हमने स्टडी किया, तो या तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा, है ना, या लेफ्ट मूव करेगा, या राइट मूव करेगा। इन तीनों में से ही कोई मूव कर रहा है, हमने उसे ऑब्जर्व किया है ना। किसी ड्रिंकिंग मैन को हमने ऑब्जर्व किया है, और वो इनमें से ही कोई मूव कर रहा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, या फिर राइट ना। बैकवर्ड नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड, लेफ्ट या राइट, इनमें से ही कोई मूव हो रही है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व, प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। वी हैव मेड द प्रोबेबिलिटी चार्ट। तो उसकी फॉरवर्ड मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 50%। इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आप देखोगे तो उसके फॉरवर्ड जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 50%। लेफ्ट मूव प्रोबेबिलिटी इज 30%, right move probability is 20%, the total is 100%, so it is a probability mass function, you can say. 50% means 0.5, it is 0.3, 0.2. Here you can make the cumulative probability, So if you made the cumulative probability,
then first value will be 0.5, last value, second value will be 0.8, 0.5 plus 0.3 is 0.8, 0.8 plus 0.2 is 1.0. So this is the cumulative probability. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ड्रंकर, है ना. तो आपको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द ड्रंकर आफ्टर 5000 moves. ठीक है, और एक मूव का जो टाइम है दैट इज गिवन 1 second. 1 second for one move. It is given. एक मूव करने में उसे 1 second का टाइम लगता है ना. और अब आपको ये बताना है कि 5000 मूव्स करने के बाद या 5000 मिनट्स के बाद, है ना, या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रॉब्लम को, आफ्टर 2 hours. आफ्टर 2 hours, 2 hours मतलब कितना हुआ, 120 minutes, है ना. 120 minutes means how much second? 7200 seconds, है ना. 7200 seconds. So, one move is 200 in 7200 seconds. The drunker will move by 7200 steps. कितने स्टेप्स हो जाएंगे उसके? 7200 स्टेप्स हो जाएंगे. अब आपको ये बताना है कि 7200 स्टेप्स के बाद उसकी पोजीशन कहां पर होगी, है ना. तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है. लेट दिस इज द ओरिजिन 0 0, है ना. मान लीजिए कि वो पहली मूव फॉरवर्ड करता है, तो ही विल बी हियर 0 1. पहले उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, देन 0 1. उसके बाद मान लेते हैं वो लेफ्ट की तरफ जाता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जरा बताओ. 1,1 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? -1,1. तो वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो इट इज नेगेटिव, सो इट इज -1, है ना. एक्स कोऑर्डिनेट विल बी -1, वाई कोऑर्डिनेट विल 1, नो चेंज. ठीक है, अब यहाँ आने के बाद फिर वो फॉरवर्ड जाता है, तो फॉरवर्ड जाने पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1,2, है ना. हम ये मान रहे हैं कि एक बार में वो यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है. दिस इज 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, व्हाटएवर जो भी आप देना चाहें. तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 मीटर हॉरिजॉन्टल कवर किया, फिर 1 मीटर फॉरवर्ड कवर किया, फिर 1 मीटर राइट कवर किया. क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, 0,2. फिर राइट कवर किया, बोलिए क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, 1,2. फिर राइट कवर किया 1,3. फिर फॉरवर्ड कवर किया, बोलो, बोलते जाओ, 1,4, कुछ तो बोलो. फिर राइट कवर किया 1,5. फिर राइट कवर किया 1,6 है. फिर लेफ्ट कवर किया दोबारा से 1,5. फिर लेफ्ट कवर किया दोबारा से 1,4. फिर फॉरवर्ड कवर किया. हाँ, कुछ ऐसे करके इसकी चार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ इसकी मूव की. तो अब आपको बताना है जरा, है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं. ये 0 0 है, ठीक है. अब पहली मूव वो क्या करने वाला है ना, क्या मूव लेने वाला है, क्या ये हमको कंफर्म है? इट इज अनसर्टेन. हमें नहीं पता कि वो फॉरवर्ड जाएगा, आपकी पहली मूव उसकी फॉरवर्ड होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी. हमारे पास तो केवल उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है. एक्चुअल प्रोसेस में हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है. दैट्स व्हाई इट इज ए वेरी अनसर्टेन प्रॉब्लम. तो ऐसी अनसर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए फिर मॉन्टे कार्लो क्या सजेस्ट करते हैं कि वी हैव टू यूज रैंडम नंबर्स. वी हैव टू यूज रैंडम नंबर्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ अनसर्टेन प्रॉब्लम्स. तो हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर के यूज से इस प्रोसेस को पिक करेंगे. तो कैसे पिक करेंगे, देखो, एक कॉलम हम बनाएंगे और इस कॉलम को लिखेंगे हम असाइनमेंट ऑफ रैंडम नंबर्स. असाइनमेंट्स ऑफ रैंडम नंबर्स, करेक्ट. अब देखो,
50% है प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए मैं 1 डिजिट रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 1 डिजिट रैंडम नंबर्स मैंने टेबल से उठाई, ठीक है। अब 1 डिजिट रैंडम नंबर हो क्या सकती हैं? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। कितने आउटकम्स हैं आपके 1 डिजिट रैंडम नंबर के? बताइए काउंट करके। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर फॉर 1 डिजिट रैंडम नंबर? सो टोटल आउटकम्स आर 10 आउटकम्स हैं। जब भी हम कोई रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे तो इन 10 में से कोई एक रैंडम नंबर जनरेट होगी, इन 10 में से कोई एक होगी। तो अब मान लीजिए 9 जनरेट होती है सपोज, तो 9 पे हमको क्या कराना है? उसे फॉरवर्ड मूव कराना है कि लेफ्ट कराना है कि राइट कराना है? ये अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी रैंडम नंबर पे कौन सी मूव करानी है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी हेल्प करेगी इसमें कि प्रोबेबिलिटी हमको कितनी दे रखी है? 50% इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉरवर्ड मूव्स, दे रखी है ना। तो 50% प्रोबेबिलिटी जब दे रखी है फॉरवर्ड मूव की, तो हम क्या करेंगे? 50% रैंडम नंबर्स असाइन कर देंगे इसको, इस वाले केस को यानी फॉरवर्ड केस को हम 50% रैंडम नंबर्स असाइन कर देंगे। तो इसमें से 50% कितनी हुई? टोटल 10 है। टोटल कितनी है रैंडम नंबर्स? 10 है। 10 में से कोई 5 रैंडम नंबर हम फॉरवर्ड के लिए असाइन कर दें, एनी 5। तो मान लीजिए कि हम असाइन कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 5 रैंडम नंबर्स हमने असाइन कर दी फॉरवर्ड मूव के लिए, ठीक है। सिमिलरली 30% 3 रैंडम नंबर्स हैज टू बी असाइंड फॉर लेफ्ट मूव। तो 3 रैंडम नंबर्स ले लेते हैं, 5, 6, 7, ये हमने असाइन कर दी लेफ्ट मूव के लिए। 20% यानी कि 2 रैंडम नंबर्स हमने असाइन कर दी 8, 9, ये 2 रैंडम नंबर हमने असाइन कर दी राइट मूव के लिए। अब तो असाइन हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सिमुलेट कैसे करें, है ना। तो सिमुलेट करने के लिए मैं आपको एक सेट दे देता हूं रैंडम नंबर्स का, ठीक है। तो मैं सेट दे रहा हूं आपको रैंडम नंबर्स का सेट। उस सेट को आप जो है नोट कर लीजिए। तो देखिए रैंडम नंबर टेबल से मैंने एक सेट उठाया है, ठीक है, फ्रॉम टेबल एंड फ्रॉम रैंडम नंबर टेबल मैंने एक सेट उठाया 6, 2, 0, 6, 8, 5, 7, 7, 9, 8, 4, 8, 4, 8, 9, 6, 2, then 1, 3, 0, 3, 0, 8, 4, है ना। 1, 3, 0, 8, 4 कितनी रैंडम नंबर्स हो गई? जरा काउंट करके बताइए मुझे। काउंट प्लीज, हाउ मेनी रैंडम नंबर्स आर? कितनी रैंडम नंबर्स हैं टोटल? 20। तो मैं, हाँ यस, 20 रैंडम नंबर्स, है ना सर? 22 है सर। 22 है। अच्छा चलो 22 मान लेते हैं, जो भी है ना। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सिमुलेट करेंगे। प्रॉब्लम को सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे रैंडम नंबर r, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे मूव, ठीक है। तो पहली रैंडम नंबर क्या जनरेट हुई? 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। रैंडम है, हमने नहीं, हमने तो टेबल से आई है या कंप्यूटर से आई है, जहां से भी आई है, किसी जनरेटर से आई है, इट इज प्योरली रैंडम। तो जिस तरह से रैंडम नंबर रैंडम है, उसी तरह से उस ड्रिंकिंग मैन की मूव रैंडम है, ठीक है ना। तो हम रैंडम को रैंडम से एक तरह से कोरिलेट कर रहे हैं। तो यदि हमारी रैंडम नंबर 6 आई है, तो 6 आने का मतलब क्या है? देखो आपने 6 किसको असाइन किया है? आपने 6 रैंडम नंबर जो असाइन किया है वो लेफ्ट मूव के लिए असाइन किया है। तो इसका मतलब आप यहाँ मूव में लिखेंगे लेफ्ट, L,
ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे x कोऑर्डिनेट और यहाँ पे आप लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इनिशियली आपका x कोऑर्डिनेट क्या था 0, y कोऑर्डिनेट क्या था 0, यानी कि ड्रिंकिंग मैन कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 0 से शुरू हो रहा है। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट वैल्यूज आर 0 0। अब जैसे ही रैंडम नंबर 6 आ गया, इसका मतलब उसने लेफ्ट मूव कर दिया, तो लेफ्ट मूव करने पे x कोऑर्डिनेट 1 से माइनस हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट मूव होने का मतलब है x इक्वल टू x माइनस 1, x कोऑर्डिनेट 1 से माइनस हो जाएगा लेफ्ट की तरफ जाने पर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। y में कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज अगेन 0, इट इज माइनस 1, इट इज अगेन 0। अब आते हैं दूसरे केस पे। सेकंड रैंडम नंबर क्या है 2। अब 2 हमारा असाइनमेंट क्या है 2 के हिसाब से, व्हाट इज आवर असाइनमेंट, ध्यान से देखो। 2 का मतलब फॉरवर्ड मूव, ठीक है, 2 का मतलब फॉरवर्ड मूव। तो फॉरवर्ड मूव होने का मतलब है कि उसका y कोऑर्डिनेट +1 हो जाएगा, है ना। तो इट इज ए फॉरवर्ड मूव, y कोऑर्डिनेट +1 हो गया, तो 0 + 1 1। x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ये समझ लो कि लेफ्ट का मतलब तो ये है कि x कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट में नो चेंज, है ना, y में नो चेंज। और यदि हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो x में नो चेंज आएगा और y में +1 हो जाएगा, y में +1 हो जाएगा, है ना। और यदि हम राइट मूव करेंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट +1 हो जाएगा और y में नो चेंज। ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। यदि नहीं आई है तो एक बार और एक्सप्लेन करो। आप सब लोग बताइए, क्या आपको ये क्लियर है कि लेफ्ट जाने पे x कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा 1 से, 1 मीटर डिस्टेंस से या 1 सेंटीमीटर, जो भी हमारी यूनिट है ना, जितनी भी उस ड्रिंकिंग मैन की लेग की विड्थ है ना, एक कदम में जितना वो कवर करता है, तो वो हमने यूनिट डिस्टेंस मान लिया है। तो लेफ्ट मूव होने पे वो -1 हो जाएगा, राइट मूव होने पे x कोऑर्डिनेट +1 हो जाएगा, फॉरवर्ड मूव पे y कोऑर्डिनेट +1 हो जाएगा, बैकवर्ड मूव पे y कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम में बैकवर्ड मूव इन्वॉल्व नहीं है, हमारी प्रॉब्लम में केवल फॉरवर्ड मूव, लेफ्ट मूव एंड राइट मूव, ओनली 3 मूव्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब हमें अपनी प्रॉब्लम को सिमुलेट तो करना था 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मतलब 7200 सेकंड के लिए। 7200 सेकंड का मतलब 7200 स्टेप्स चलेगा ड्रिंकिंग मैन। 7200 स्टेप्स का मतलब है हमको कितनी रैंडम नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, वी नीड 7200 रैंडम नंबर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। To solve this problem we need 7200 random numbers, ठीक है। तो this it will be a very lengthy problem. So this much type of lengthy problems can be solved by computer simulation with the help of computers. But just to have an idea, we are doing only 20 moves. मैंने आपको कितनी अभी रैंडम नंबर दिए हैं, ओनली 20 and 22 रैंडम नंबर दिए हैं, मैंने आपको 7200 रैंडम नंबर्स नहीं दिए, ठीक है। अभी आपका एग्जाम होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी ड्यूरेशन होगी 2-2.5 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम। 3 घंटे में यदि 7200 रैंडम नंबर्स की प्रॉब्लम करने आप बैठ गए तो आपकी एक प्रॉब्लम भी पूरी नहीं हो पाएगी 3 घंटे, ठीक है। तो टू यू जस्ट हैव एन आइडिया, वी आर गिविंग यू ए वेरी स्मॉल सेट ऑफ रैंडम नंबर, so that is 20 or 22 random numbers, and you have to simulate the problem for those 20 moves, है ना। if you are able to do this, you will certainly be able to do the 7200 random number problem in the similar fashion. तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक मैंने केवल 2 मूव आपको दिखाई हैं, ठीक है। तो मैं जरा सा ड्रिंकिंग मैन की सिचुएशन भी बना देता हूँ इसमें, है ना। थोड़ा सा मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए तो देखिए सबसे पहले वो कहां पर था, यहां से शुरू करते हैं।
यहाँ से बॉटम से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो 0 0 पे है, उसके बाद उसने लेफ्ट मूव चली है, वो यहाँ पे आ गया पॉइंट ए पर, है ना। ओ से स्टार्ट किया ओरिजिन से, वो पॉइंट ए पे आ गया। उसके बाद फॉरवर्ड मूव करी है, वो पॉइंट बी पे आ गया, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1, 1, है ना। तो ये हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये हमारे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, है ना। यहाँ मैं पॉइंट क्लैरिटी के लिए लिख दे रहा हूँ, इज नॉट नीडेड। और ये 0 0 हमारा ओरिजिन है। तो अब ड्रिंकिंग मैन हमारा कहाँ पहुंच चुका है, पॉइंट बी पे पहुंच चुका है आफ्टर 2 मूव्स, है ना। नाउ कम टू थर्ड केस। सो व्हाट इज द रैंडम नंबर थर्ड, 0। 0 का मतलब कौन सी मूव जाएगा, बताओ जरा, कौन सी मूव जाएगा 0 से, यहाँ देखो 0 का मतलब फॉरवर्ड, वेरी गुड। तो अब जल्दी जल्दी करते जाएंगे, है ना। यहाँ फॉरवर्ड जाएगा, तो फॉरवर्ड मूव होने पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट +1 हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, -1 का -1, और ये हमारा पॉइंट सी बन जाएगा। तो अब हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ये बी पॉइंट से कहाँ पहुंच जाएगा, सी पॉइंट, यहाँ पे आ गया ड्रिंकिंग मैन, करेक्ट। नाउ फोर्थ केस, बताइए क्या है, 6। 6 का मतलब कौन सी मूव होगी, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, x में -1 की जगह कितना हो जाएगा, -2, शाबाश। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2, नो चेंज, यानी कि 2 का 2, y कोऑर्डिनेट में नो चेंज। तो अब नई सिचुएशन क्या हो जाएगी, पॉइंट डी। तो उस पॉइंट डी को आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज पॉइंट डी, इस तरह से। चलिए अब अगला बता दीजिए, नेक्स्ट रैंडम नंबर इज 8। 8 में कहाँ जाएगा, राइट में। राइट में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट में क्या +1 होगा, तो दोबारा से -1 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट नो चेंज, और ये अगला पॉइंट ई बन जाएगा। अब वो आप मैं पॉइंट नहीं दिखा रहा, आप लोग समझ में आ गया है आपको, है ना। बस मेरा यही एम था कि आपको समझ में आ जाए। सो नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो बस 3-4 स्टेप और करेंगे हम, बाकी फिर आप कर लेंगे। तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, रैंडम नंबर 5 पर हैं अब हम। तो 5 में क्या होगा बताओ, कौन सी मूव आएगी, फॉरवर्ड, लेफ्ट 5 में लेफ्ट है, 5 में लेफ्ट है ना। 5 में लेफ्ट है, लेफ्ट होने पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2, y कोऑर्डिनेट नो चेंज, पॉइंट f हो जाएगा। अगला बताइए, नहीं अगली रैंडम नंबर क्या है, 7। 7 में कौन सी मूव होगी, लेफ्ट होगी, तो x कोऑर्डिनेट -3 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट नो चेंज, ये पॉइंट g बन जाएगा। उससे अगली रैंडम नंबर क्या है, दोबारा से 7, देखो 2 रैंडम नंबर लगातार आ गई हैं, 7 7। ऊपर देखिए जरा रैंडम नंबर के सेट में, है ना। तो इट इज आल्सो 7, इट इज आल्सो 7। तो 7 होने पे आपको लेफ्ट मूव मिलेगी, और ये कितना हो जाएगा, -4, y कोऑर्डिनेट नो चेंज, पॉइंट हो जाएगा h, एंड इन द सिमिलर फैशन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 मूव्स के बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, बता सकते हो। अच्छा चलो, अभी कितनी मूव कर चुका है, अब तक बताओ कितनी मूव कर चुका है, टोटल काउंट कर दो, समझना ही तो है हमें। जैसे अब इतना कर लिया है तो 20 मूव तो कर ही लोगे ना। यहां तक कितनी मूव हो चुकी हैं ये बताओ, देखो 1 मूव, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी मूव हो चुकी हैं, 8 मूव्स कंप्लीटेड, है ना। हमने प्रॉब्लम को सिमुलेट कर लिया है फॉर दी 8 मूव्स, ठीक है। चलो 2 मूव और कर लेते हैं, 10 मूव हो जाएंगी। तो 7 के बाद अगली रैंडम नंबर क्या है, 9। 9 का मतलब कौन सी मूव करेगा, राइट मूव। राइट का मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट +1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट नो चेंज, पॉइंट अगला आ जाएगा i। अब 9 से अगली रैंडम नंबर क्या है, 8। 8 का मतलब कौन सी मूव है, देखो 8 का मतलब दोबारा से राइट, है ना। तो राइट होने से क्या होगा, x कोऑर्डिनेट +1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, और j हो जाएगा। अब तो हमारी 10 मूव हो चुकी हैं। We have completed now 10 moves. In 10 moves में what is the distance covered by
ड्रिंकिंग मैन, and what is the displacement covered by the drinking man? ठीक है, what is the speed of the drinking man, what is the velocity of the drinking man? ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए। इन चारों क्वेश्चन का आंसर बता सकता है आप में से कोई? वन बाई वन हम समझेंगे इन चारों क्वेश्चंस को, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस। तो एक मूव में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1 मीटर, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, जो भी आप लें, 1 यूनिट, है ना। हम 1 मीटर मान लेते हैं कि वो एक स्टेप में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब उसने 10 मूव चली हैं, इसका मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 10 मीटर, 10 मीटर, सीधा सीधा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा हो गया 10 मीटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 मीटर्स। So the answer for distance be equal to 10 meter. It is very simple question. Now the displacement covered. अब displacement कैसे निकालेंगे? Drinking man initially किस point पे था? Origin पर था। This was the point origin. Initially वो origin पे था, ठीक है। अब वो कहां पर है? अब वो point number J पर है। लास्ट में आफ्टर मूविंग द 10 मूव्स वो कहां पर है? पॉइंट नंबर J पर है, ठीक है। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, J पॉइंट कहीं तो होगा, मान लेते हैं कि ये J पॉइंट है, या J पॉइंट को हम मार्क भी कर सकते हैं। तो हमने D तक तो मार्क कर ही लिया है ना, यहां तक तो हमने मार्क कर ही लिया है। उसके बाद हमारा क्या है? राइट मूव -1 2, है ना। D पॉइंट है हमारा -2 2, और उसके बाद -1 2, ठीक है। -1 2 यानी कि दोबारा से C पॉइंट पे ही आ गया, यानी E पॉइंट यही है। C और E पॉइंट ओवरलैप करेंगे। देखो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी -1 2 हैं और E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी -1 2 हैं। उसके बाद दोबारा से -2 2, तो फिर दोबारा से यहाँ पे आ गया, तो D पॉइंट और F पॉइंट भी ओवरलैप करेंगे। C और E एक ही पॉइंट है, D और F भी एक ही पॉइंट है। और F के बाद फिर G पॉइंट पे जा रहा है, तो -3 2, तो ये हमारा G पॉइंट हो जाएगा, -3 2। G के बाद फिर H पॉइंट हो जाएगा -4 2, सो इट इज H -4 2। H के बाद -3 2 दोबारा से आगे, मतलब ओवरलैपिंग, ये I पॉइंट और G पॉइंट एक ही है। उसके बाद -2 और 2 J पॉइंट दोबारा से J पे आ गए, यानी D पॉइंट, F पॉइंट और J पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही हैं, ठीक है। तो अब वो कुल मिला के यहाँ पर है, वो डी इस पे है, J पॉइंट पर है यहाँ पर, और इनिशियली उसने स्टार्ट यहाँ से किया था। तो इस पॉइंट से लेके J पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्रिंकर फ्रॉम द ओरिजिन is given by OJ. O is the origin, J is the last point after moving 10 moves. So OJ is the displacement. अब आप OJ को कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट, है ना, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट x है, तो अब ये कितना हो जाएगा? J पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 2, -2 2, और ओरिजिन के क्या हैं? 0 0। तो देखो x1 y1 तो ये हो गए 0 0, और x2 y2 हो गए -2 2। अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करिए। तो x2 minus x1 यानी -2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 + 4 यानी कि 8, यानी कि 2√2। तो 2√2 आपका क्या आ जाएगा? मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ओरिजिन से, 2√2 मीटर, ठीक है। अब बिकॉज displacement is a vector, so vector is represented by its magnitude also and its direction also.
So what is the direction of this vector? So direction can be given by angle theta. So how can you find theta? Theta can be found perpendicular divided by base. Perpendicular divided by base. So what is the value of perpendicular? What are the coordinates of j? J are -2, 2. So this height is 2 and this base is also 2. So it is 2 by 2. 2 by 2 means 1. So theta is 45 degree. So in our case, the drinking man has covered a displacement of 2√2 with angle theta 45 degree with the negative x-axis. है ना, एंगल थीटा 45 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मेरे ख्याल से अब डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया, डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब स्पीड और वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है? हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए। कितने लोग हैं मेरे साथ आज पार्टिसिपेंट्स? पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे साथ, लवकेश हैं, आकाश खटवानी, प्रत्युष, हेमंत। यस सर, सब लोग हैं मेरे साथ। तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। वेरी गुड, है ना, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो इसको आप लोग 22 मूव्स के लिए कर लीजिएगा, है ना, 20 मूव्स के लिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिया 10 मूव्स के लिए। तो अब आपको ये बताना है कि स्पीड क्या होगी। तो स्पीड क्या होती है बेसिकली, बताओ। स्पीड तो बहुत आसान है निकालना। स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो डिस्टेंस हमारे पास है और टाइम भी हमारे पास है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा बताओ। स्पीड, let I am representing the speed by s. So speed is given by distance over time. Distance is 10 meters. Distance कितनी कवर की है उसने? 10 meters. और कितने टाइम में कवर की है ना? एक मूव को कवर करने में he takes 1 second. So for the 10 moves he will take 10 seconds. So time is 10. So 10 by 10 is cancel out. So it is 1 meters per second. So its speed is 1 meter per second. Correct? Now what is the velocity? Velocity v is given by displacement over time. Displacement is 2√2 and what is the time taken is again 10 seconds. So 2√2 by 10. Solve कर दीजिए जरा, कितना आ रहा है? 0.28 sir. 0.28 है ना? So it is 0.28 meters per second, or you can say 28 centimeters per second. It is 28 centimeters per second. So this is all about the drinking man problem, है ना? It is very famous problem और ये बस ऐसे खेल में सीख लिया आपने। अब इस लॉजिक को we can implement in the industries in solving the uncertain problems. जैसे ये problem uncertain है, so most of the industrial problems are uncertain, है ना? And we are also having the probability distribution for those. So just we can simulate those problems and then we can find the conclusion, है ना? जैसे अभी हमने कुछ 4-5 डिसीजंस लिए हैं कि क्या उसकी डिस्टेंस है, हमने कुछ वेरिएबल्स लिए, तो इनके बेस पे हम फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज वेरी फेमस प्रॉब्लम। ये अक्सर सिलेबस में मतलब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है, so that you can able to understand the uncertainty in the industrial problems. ठीक है, तो कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं, फिर हम दोबारा से ज्वाइन होंगे एट 1 PM। हाँ, मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। आई थिंक देयर इज नो डाउट, so I am just ending. Thank you very much. Thanks for listening.